बीते दिनों बेगूसराय जिले के बछवाड़ा प्रखंड के अरबा गांव में 1 जनवरी को वार्ड 9 में घर में हुई आगजनी की भीषण घटना में राम कुमार पासवान के पुत्र नीरज पासवान के अपने परिवार सहित आग की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई थी। इसी खबर को जानकर लोजपा रामविलास राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने पीड़ित परिवार के परिजनों से मुलाकात कर पीड़ित परिवार को सांत्वना दिया एवं स्थानीय प्रशासन से दूरभाष के माध्यम से बात कर उन्हें मुआवजा सहित पक्के के मकान दिलाने की मांग की। इस दौरान बिहार सरकार और इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना भी साधा। इस मौके पर लोजपा रामविलास के प्रदेश महासचिव संजय पासवान, जिला अध्यक्ष प्रेम पासवान, जिला प्रभारी अभय सिंह, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष अजय टाइगर, चंदन शर्मा, अभिषेक भारती, विधानसभा अध्यक्ष अनिल पासवान सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। आइए हम सुनते हैं इस मौके पर चिराग पासवान ने क्या कहा। जिस तरीके से पूरा परिवार इस तरीके से समाप्त हुआ है, मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा दुखद किसी परिवार के लिए और कोई घटना हो सकती। आप माथा पे लग ऐसे में सिर्फ परिवार का यहाँ पर ढाढ़स बांधने, उनके साथ इस दुख की घड़ी में खड़े होने के लिए हम लोग यहाँ पर आए, और साथ ही सरकार से ये मांग भी करते हैं। इतने समय से पासवानों की खास तौर पर बड़ी संख्या में एक बड़ी आबादी यहाँ पर है, पर अभी तक ना उन्हें पर्चा दिया गया। अगर आज यहाँ पर एक पक्का मकान होता तो संभवतः ऐसी घटना नहीं घटती, ये परिवार जीवित रहता, खुशहाल रहता। पर जिस तरीके से उदासीनता बरती गई है, मैं इसमें जात पात की राजनीति नहीं कर रहा, पर ये बात को भी झुटलाया नहीं जा सकता कि मौजूदा सरकार ने और मौजूदा मुख्यमंत्री ने एक जाति विशेष के साथ लंबे समय से भेदभाव की भावना रखी। दलित महादलित करने का प्रयास भी जब उनके द्वारा किया गया, उसके पीछे भी यही सोच थी, क्योंकि मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी से बैर की वजह से, उनसे द्वेष के कारण उन्होंने हमेशा से इस समाज को प्रताड़ित करने का काम किया। लंबे समय से 78 से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर रहे, 2-2, 3-3 पीढ़ियाँ बीत गई, पर अभी तक ज़मीन का पर्चा उनको नहीं मिला, पक्के मकान उनको नहीं दिए। और आज जब 9 घरों में इतनी बड़ी तबाही मची है, प्रशासन ने इतनी जिम्मेदारी भी निभाना ज़रूरी नहीं समझा कि जिन घरों में चूल्हा जलाने की जगह नहीं बची, कम से कम उनके खाने की व्यवस्था कर दी जाए। इस ठंड में कम से कम उनके रहने की व्यवस्था कर दी जाए। कहीं एक ऐसा रैन बसेरा उनको दे दिया जाए, नहीं कुछ तो एक त्रिपाल की व्यवस्था उनके लिए कर दी जाए, 2 वक्त के खाने की व्यवस्था उनके लिए कर दी जाए। सोचिए, परिवार के जो बाकी सदस्य जो बच गए, वो लोग कैसे इस ठंड में रहेंगे, कैसे अपने खाने की व्यवस्था करेंगे। और आज जब यहाँ पे आकर जब हम लोगों ने संपर्क साधना चाहा डीएम साहब से, एसडीओ साहब से, तो उन्होंने फ़ोन तक उठाना ज़रूरी नहीं समझा। बहरहाल उम्मीद करता हूँ व्यस्त होंगे, कहीं बातचीत ज़रूर हो जाएगी उनसे। पर जिस तरीके से प्रशासन का उदासीन रवैया ऐसी घटनाओं के बाद देखने को मिलता है, इनके घर का खाने कमाने वाला एक सदस्य क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि सरकार इनकी उचित व्यवस्था करे, इनके पुनर्वास की व्यवस्था करके इनको। आप लोगों ने जो एक मुआवजा होता है उसको औपचारिकता के तौर पर देकर अपना पल्ला झाड़ लिया। पुनर्वास कौन करेगा, कौन इनके घर का निर्माण इनको करके देगा? और सबसे पहले तो वो पर्चा जितने भी यहाँ पे घर हैं उनको दिया जाए, उनके पक्के घरों के निर्माण की व्यवस्था करके दी जाए, इनके पुनर्वास की व्यवस्था करके दी जाए। और साथ ही में जो लोग, जिन परिवारों के खाने कमाने वाले सदस्य गए, कम से कम 25-25 लाख का मुआवजा उन परिवार वालों को मिलना चाहिए, ताकि वो आने वाला जीवन, भाई ये वृद्ध माता पिता हैं, कैसे ये लोग अपना जीवन व्यतीत करेंगे। तो कम से कम ये व्यवस्था की जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए, प्रशासन को लेनी चाहिए। यहाँ से जाकर लिखित रूप में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को हम लोग लिखित रूप में भी उनसे मैं आग्रह करूंगा कि इस परिवार की वो चिंता करें, 9 घर जो उजड़े हैं उनकी चिंता करें, और ये तमाम मांगे जो उनके समक्ष रखी गई है, इनके पुनर्वास की पर्चा मिले, तमाम घर पक्के किए जाएं। जब तक नहीं होता तब तक इनके रहने खाने की व्यवस्था की जाए, और 25 लाख रुपए का मुआवजा इन लोग को दिया जाए। ये तमाम बातें प्रशासन के सामने और लिखित रूप में मुख्यमंत्री जी के सामने भी रखी जाएंगी। सर, क्या ये लेने लायक नहीं थे घर? सर, जात पात की राजनीति
हमारे प्रदेश में की जाती है। प्रदेश की सरकारें, प्रदेश का नेतृत्व सिर्फ जात पात धर्म मजहब के आधार पर बिहारियों को देखने का काम करता है। मेरे मुख्यमंत्री के लिए कोई भी व्यक्ति बिहारी नहीं है। मेरे मुख्यमंत्री के लिए या तो वो हिंदू है या मुसलमान है या वो ब्राह्मण है या वो कुर्मी है या वो राजपूत है या वो भूमिहार है या वो दलित है, महादलित है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, अगड़ा है, पिछड़ा है, वो सब है, पर वो बिहारी नहीं है। अगर एक दृष्टि से प्रदेश के हर एक व्यक्ति को देखा जाए, एक दृष्टि से अगर 14 करोड़ बिहारियों की चिंता की जाए तो संभवतः आज बिहार एक विकसित राज्य होता, एक बेहतर जगह होती बिहार। पर हकीकत यही है कि जात पात की राजनीति में जब भेदभाव की भावना के साथ शासन किया जाता है तो उसमें इस तरीके के भेदभाव का दंश एक बड़े वर्ग को, एक बड़े समाज के हिस्से को भोगना पड़ता है। कि ऐसा होगा जो गठबंधन अभी तक अपना एक नेता तक नहीं चुन पाया, एक संयोजक तक नहीं चुन पाया और तो और निशान एक लोगों तक अभी तक नहीं चुन पाया। तो ऐसे में ये लोग चुनाव की रणनीति आज की तारीख में जब इन लोगों को बैठकर चुनाव की रणनीतियाँ तैयार करनी चाहिए तो ये लोग संयोजक की बात करें, ये लोग लोगों की बात करें। आज जब इन लोगों को बैठ के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना चाहिए तो ये लोग बैठे एक दूसरे को कितनी सीटें दी जाएंगी, नहीं दी जाएंगी, वो चर्चा में ये लोग लगे। तो ऐसे में स्वार्थ के लिए बना हुआ ये गठबंधन है, बहुत ज़्यादा समय तक साथ चलता है, ऐसा मुझे लगता नहीं। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के द्वारा लगातार समर्थन को हमला किया जा रहा है। यही सोच है देश की एक बड़ी आबादी की आस्था के साथ कैसे खिलवाड़ किया जाए, यही सोच इन घटक दलों के, जो इंडिया अलायंस के जितने भी घटक दल हैं, इनकी रही। साउथ के जब इनके घटक दल जब कहते हैं कि सनातन को समाप्त कर देना चाहिए तब ये लोग खामोश हैं। जब यहीं के क्षेत्रीय दल जब रामचरितमानस पे सवाल उठाते हैं, जब भगवान के अस्तित्व पे सवाल उठाते हैं, जब बार बार हिंदुओं की आस्था के ऊपर सवाल किया जाता है, खिलवाड़ किया जाता है, तो तमाम घटक दल इस पर खामोशी से देखते रहते हैं। ये कहीं ना कहीं इनकी सोच को दर्शाता है। इनकी सोच ही यही है कि सनातन को किस तरीके से समाप्त किया जाए और उसी सोच की वजह से बार बार इस तरीके के बयान आते हैं। शिक्षा मंत्री को दिखाइए, ठीक मेरे पीछे विद्यालय, जो शिक्षा मंत्री बड़ी बड़ी बातें बयानबाजी करने से नहीं करते, उनको ये मेरे पीछे का विद्यालय दिखाइए। कैसे बच्चे यहाँ पर बैठ के पढ़ाई करने के लिए मजबूर हैं, ठंड में, छत नहीं है, कोई भवन नहीं है, कोई पक्का मकान नहीं है, ज़मीन पर बैठ के बिना बेंचेस ज़मीन पर बैठ के मेरे बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए मजबूर हैं। और शिक्षा मंत्री को ऐसे बयानों से फुर्सत नहीं। क्या उनको विभाग की जिम्मेदारी सिर्फ रामचरितमानस और भगवान राम को ही गाली देने के लिए दी गई है, या उनको इस विभाग की जिम्मेदारी बच्चों का बेहतर भविष्य बनाने के लिए दी गई है? इसीलिए बिहार कभी आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि नेताओं के ऊपर जिसकी जिम्मेदारी होती है उसको छोड़कर तमाम तरीके से बांटने की बातें करेंगे, समाज में असंतोष पैदा करने की बातें करेंगे, लोगों की भावना को भड़काने की बातें करेंगे, पर अपनी जिम्मेदारी को ये लोग नहीं लेंगे। आज राजद विधायक ने कहा है कि टकरा रहे हैं तो क्या आप मिला लीजिएगा फिर से? भाई हम वो गठबंधन की बात आप कर रहे हैं, अगर एनडीए गठबंधन में वो आगे मेरे मुख्यमंत्री की बात आप उनके साथ हर परिस्थितियाँ संभव है। जो दो बार जनादेश का अपमान कर चुके हों, जो दो बार गठबंधनों को नकार चुके हों, ठुकरा चुके हों, तीसरी बार भी ऐसा करने किसी को कोई आश्चर्य होना नहीं चाहिए। बट बहरहाल ये भविष्य के घर में है, अगर कभी कोई ऐसी बात होती है तो उस वक्त फैसला लिया जाए। कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? मैं जमुई से लड़ूँ या हाजीपुर से लड़ूँ, ये अंतिम फैसला है। मेरी पार्टी का संसदीय बोर्ड ही करेगा, संसदीय बोर्ड ही ये तय करेगा। पर अगर आपके प्रश्न में हाजीपुर भी छुपा हुआ है तो उसका मैं जवाब दे दूं कि हाजीपुर से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का ही प्रत्याशी, का ही उम्मीदवार वहाँ से चुनाव लड़ेगा, वो चिराग पासवान हो, कोई भी हो, पर हाजीपुर से हम लोग चुनाव। हाँ, हम हो, हमारी माँ हो, पार्टी का कोई और कार्यकर्ता हो, कोई और नेता हो, कोई भी हो, पर हाजीपुर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ही चुनाव लड़ेगा।